हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जीनियस लेड बाय अंशुमान मिश्रा। सो आज के हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं साइंस का सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है ऑन 9th अक्टूबर 2020। सो द क्वेश्चन पेपर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैव सॉ दैट बट स्टिल आई हैव नॉट सॉल्व द होल सैंपल पेपर, सो आई हैव केम हियर टू सॉल्व इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने एक जगह पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोल कराया बेसिकली, तो वहाँ पे सैम्पल पेपर सॉल्विंग का था। तो मैंने सबसे पहले दो रखे, जैसे कि एसएसटी एंड साइंस। तो सब लोगों ने कहा, ऑलमोस्ट 71% लोगों की वोटिंग थी कि सबसे पहले साइंस का। सो लेट्स बिगिन टू द साइंस सैम्पल पेपर एंड आई होप आपको ये समझ में आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सबसे पहले अगर सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है तो एटलीस्ट आपने जो एनसीईआरटी है वो 5 टाइम्स पढ़ी हो, एटलीस्ट 5 टाइम्स। अगर 5 टाइम्स नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेसिकली। तो ये सब तो हो गई एक्स्ट्रा बातें। अब चलिए सैम्पल पेपर सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले रेफरेंस बुक भी अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी ही है, क्योंकि रेफरेंस बुक पढ़ने से आप ज़्यादा आंसर दे सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने देखा, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लाइक फेरस सल्फेट को अगर आप बर्न करोगे टेस्ट ट्यूब में तो क्या आउटकम्स हैं या क्या क्या चीज़ें निकलेंगी। तो बेसिकली अगर आप केवल बस बुक पढ़े हुए एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में केवल इतना लिखा हुआ है कि इफ वी बर्न इट इन द टेस्ट ट्यूब, क्या होगा कि बेसिकली वो ग्रीन कलर उसका चेंज होगा। तो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर होगा तो किस में चेंज होगा, किस कलर में चेंज हो सकता है ग्रीन कलर, तो ये नहीं बताया गया। तो अगर आपने रेफरेंस बुक पढ़ी होगी तो आपको ये पता है कि अगर ग्रीन कलर से चेंज होगा तो रेडिश ब्राउन में चेंज होगा, ठीक है। तो वही सब है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबका डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, अब स्टार्ट कर देते हैं हम सैम्पल पेपर सॉल्व करना, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का आप सबको पता ही है पेपर होता है एंड 20 मार्क्स स्कूल से मिलता है इंटरनल असेसमेंट। अगर बात करें द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 4 सेक्शन ABCD। देयर आर 36 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, पूरे 36 क्वेश्चन है ABCD, हमारे यहाँ पास 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, जहाँ पे एक्सेप्शन होगा वहाँ एक्सेप्शन होगा। तो देख लें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स इतने अच्छे हैं कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स को काउंट करना। जैसे कि सपोज अगर मान लीजिए पेंटीन, अगर आपको हेक्सेन दिया है या हेप्टेन दिया है या आपको ब्यूटेन दिया है तो उसमें पूछेगा कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो ये बहुत आसान है, आपको काउंट करना आता होगा, नहीं तो मैं कोई जब मैं साइंस की स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके होता है। लेकिन आज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्यों नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। फिर चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो 4 सेक्शंस कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक सेक्शन ए में आते हैं। ऑल क्वेश्चंस एंड पार्ट्स देयर ऑफ आर 1 मार्क्स, सब 1 मार्क्स के हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट भी हैं इसमें, जिसमें आपको एक एजर्शन रीजन भी मिलेगा, एक नहीं 2 है शायद। तो एजर्शन रीजन अगर नहीं सॉल्व करना आता आपको, आपने बेसिकली किया होगा सॉल्व, लेकिन अगर नहीं आता तो बेसिकली क्या होता है, कुछ बातें दी जाती हैं, कुछ पॉइंट्स दी जाती हैं, उन पॉइंट्स पे रीजन दिया जाता है। एजर्शन आपको दिया जाएगा, ये बताया जाएगा कि ये पॉइंट्स हैं, ये तरीका है, अब इसके पीछे आप बताइए रीजन सही है या नहीं सही है, ठीक है, या दोनों ही सही है, एजर्शन रीजन दोनों। कभी कभी एजर्शन भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो एजर्शन मतलब बातें निकालना, एजर्शन एजर्ट करना, ठीक है, और फिर रीजन तो उसका आपको देना ही रहेगा, ठीक है। सेक्शन बी, तो एजर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज क्या होंगे, 4 ऑप्शंस होगा, एक क्वेश्चन होगा, उससे जो मैच करेगा, जो उसका करेक्ट होगा, उस पर आप वेरी शॉर्ट आपको अपने आप से देने रहेंगे, कम से कम वर्ड में। देखो वर्ड लिमिट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। देखो वर्ड लिमिट क्या है ना, वर्ड लिमिट एक सर्टेन टाइम तक ही होती है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं, अगर आप वर्ड लिमिट को लेकर चल रहे हो तो इट्स नॉट गुड। इफ यू टॉक अबाउट टॉपर्स, अगर आपने देखी होगी टॉपर्स की आंसर शीट, तो आपने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा आंसर लिखते हैं, दे राइट फुल आंसर, दे डोंट थिंक अबाउट द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट के बारे में अगर आपने सोचा तो वर्ड लिमिट तो है ही एक, ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं है कि बस दे दिया गया है, इट इज अ बैरिकेड फॉर यू, बट दैट बैरिकेड इज नॉट फॉर लाइक कि आप अपना कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन, ये एमसीक्यू, ये ठीक है, ये सब आपको करना ही है। सेक्शन बी आप जैसे देख सकते हो 21 से 26 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, 2 मार्क्स के हैं, 30 से 50 वर्ड के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। फिर सेक्शन सी है 27 से 33 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, 50 से 80 वर्ड्स, शॉर्ट नहीं है, एक तरीके से कह सकते हो मिडिल वाला शॉर्ट टाइप्स, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 50 to 80 वर्ड्स लिखने हैं। 50 to 80 वर्ड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट छूटता भी है तो ये 50-80 मत देखो, लिखो जितना लिख सको, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो फिर अलग बात है, ठीक है। एंड बेसिकली आपको ये सब भी जानना हो स्टार्ट। फिर अब सेक्शन डी आप पढ़ सकते हो। देखो सेक्शन ए में जैसा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये देखो फेरस सल्फेट की बात हो रही है, फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये जो फेरस सल्फेट है बेसिकली, इसमें जो ऑब्जर्वेशंस आपसे पूछी गई हैं, फर्स्ट पॉइंट आप इसके लिए दे सकते हो कि फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर है, जब भी आप ड्राई टेस्ट ट्यूब में से हीट करोगे तो ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। और दूसरा पॉइंट ये है कि इससे कलरलेस गैस निकलती है,
मतलब ऐसी गैस निकलती है जिसका कोई कलर नहीं है, ठीक है, वो कलरलेस गैस है। या थर्ड पॉइंट आप दे सकते हो कि ये चोकिंग स्मेल देता है। चोकिंग स्मेल कैसी स्मेल होती है, जैसे कि कोई अगर कोई इंसान उसके पास जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, चोक होगा, चोकिंग स्मेल होती है, ठीक है। और ये बुक में, अगर मेरे पास बुक नहीं है करेंटली, मैंने सब कुछ हटा के ही किया है स्टार्ट सॉल्व करना, बुक नहीं है, लेकिन बुक में जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड जो इक्वेशंस है बेसिकली, तो उसमें जो पहला पार्ट है जो रिएक्शंस का, उसमें एक जगह पे ये दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो उसे, तो वहाँ पे ये बोला गया है बस, यहाँ पे वहाँ पे लेकिन एक लाइन बोली गई है कि फेरस सल्फेट को अगर आप ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करोगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा, लेकिन किस कलर में ग्रीन कलर से चेंज होगा, तो कौन सा कलर, सो ये नहीं बताया गया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। दूसरा है, इसका और पार्ट भी देख लेते हैं, और पार्ट ये है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 1 ml डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एडेड 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जब भी तुम सोडियम मेटल के साथ करोगे तो क्या फॉर्मेशन होगी, पहले तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी। जैसे कि अगर तुम रिएक्शंस को अपने दिमाग में, पता है, दिमाग में सॉल्व करना सीखो, बिकॉज वहां पे आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा कि आप रफ वर्क में ये काम करो, तो ये इस तरीके होता है, ओके। बेसिकली अगर आपसे इसकी प्रॉपर्टी पूछ ली जाए तो बस इतना बता दो कि हाईली एक्सोथर्मिक होगा, इट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, आप लोगों को पता होगा क्यों, क्योंकि सोडियम वैसे ही एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, बेसिकली इसका होता नहीं है रिएक्शन, इसका रिएक्शन करवाया नहीं जाता लैबोरेटरीज में, क्योंकि ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक, इवन ब्लास्ट तक हो सकता है, तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कराया नहीं जाता बेसिकली, लेकिन आप इसको याद रखो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम ले लिया मैंने, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। राइट द केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट दैट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है ना, बेसिकली अगर तुम उसमें किसी अपने कपड़े को धुलोगे तो वो जो कपड़ा होगा उससे लेथर कम निकलेगा, मतलब कि फोम जो होता है, झाग जैसे बोलते हैं, झाग कम निकलेगा, क्यों, क्योंकि हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। हार्डनेस आपने पढ़ा होगा, हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, क्लास 6 में है शायद ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या है, कौन सा ऐसा सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, आई थिंक सो, यस, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका वर्ड क्या है, 10, H2O मतलब वाटर, डेकाहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट बेसिकली वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एन होमोलोगस सीरीज, गिव रीजन। होमोलोगस सीरीज कहाँ है, सोच सकते हो कहाँ पर है होमोलोगस सीरीज, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की चेंज होती है बेसिकली वहां पर, आप ये देखोगे, तो ए क्या है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका ए आंसर होगा, क्यों। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी करें क्योंकि क्वेश्चन जानते हो 36 क्वेश्चंस आर देयर एंड 2 आर वेरी लॉन्ग, तो मैं आपको सॉल्व थोड़ी ना करने वाला हूँ, लिखने नहीं वाला हूँ, लेकिन बताऊंगा कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखो तो व्हाई डज द सन अपीयर्स व्हाइट एट नून, सन दिन में सफेद क्यों होता है, व्हाइट एट नून क्यों होता है। देखो इसके पीछे आपने अगर पढ़ा हो, ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि इसके पीछे क्या फिनोमेना है। इसके पीछे बस केवल एक फिनोमेना है, वो ये है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा ही होगा, और दिन में सारी लाइट इवनली स्कैटर होती है, एट द डे टाइम द लाइट्स आर लीस्ट स्कैटर्ड, ठीक है, लाइट्स आर लीस्ट स्कैटर्ड। दिन के समय में जब सबसे पास रहता है सन, अर्थ के सबसे पास में रहता है सन दिन के समय में, तो कैसे स्कैटरिंग होगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, जब सबसे कम दूरी है, तो इसीलिए लाइट एट द डे टाइम इज द लीस्ट स्कैटर्ड। बोथ a spherical mirror are thin and spherical lens have focal length of -15 centimeter. What type of lens is this? माइनस है, याद है माइनस किसमें होता है, शायद आपको याद होगा। देखो जब हमने साइन किस तरीके यूज होता है सारे मिरर फॉर्मूले में, तो आपको याद होगा। देखो हम बेसिकली कॉनकेव के लिए माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं एंड कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव का साइन इस्तेमाल करते हैं, प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कॉनकेव है, स्पेरिकल मिरर, थिन स्पेरिकल लेंस एंड बोथ हैव फोकल लेंथ माइनस, तो कॉनकेव हुआ, माइनस है, पहले ही जान लो। फोकल लेंथ की बात हो रही है, फोकल लेंथ कॉनकेव की माइनस, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो फोकल लेंथ माइनस है, तो कॉनकेव होगा कि नहीं होगा, दोनों लेंस और मिरर। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखो कॉनकेव मिरर है, ऑब्जर्व्ड क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, समझ गया। केवल एक ही केस है जो वर्चुअल और इरेक्ट है, केवल एक केस, जब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है। तो अभी रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, मामला डन है। अब चलो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट से थोड़ा लार्जर आ गया, तो मतलब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, मतलब जब हम आगे शिफ्ट करेंगे तब इमेज पीछे की ओर शिफ्ट करेगी और लंबी हो जाएगी। मतलब क्या है कहने का ये मतलब है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज की साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इसका यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे हम लिख देंगे C एंड, अरे यार इससे कम लिख जाता है लेकिन समझ जाओ, C एंड F, ठीक है, C एंड F।
सी एंड एफ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच द रे ऑफ द लाइट पासेज विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका आंसर। नेम द पार्ट ऑफ एनी लेंस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट इज पास विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। लेंस की बात हो रही है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहां है? बीच में ओ से आप मार्क करते हो। चलो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अरे वाह, मैं बता रहा हूं ना, जिसने भी एग्जाम्पलर सॉल्व किया होगा एनसीईआरटी का, उसे इसका आंसर जरूर पता है, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन वहां पे ऑप्शन के साथ है, 4 ऑप्शंस के साथ है। यहां पर विदाउट ऑप्शन है, लेकिन हम बता सकते हैं। देखो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिना देखे ही मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको क्वेश्चन क्या है। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर देयर आर 2 कॉइल्स वुंड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड। ऐसी नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड समझ लो, कोई भी है जो नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं है, ठीक है। इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट, मतलब की नहीं है, की लगाया नहीं गया सर्किट में, लेकिन लेटर द की इज इंसर्टेड एंड रिमूव शॉर्टली आफ्टर। तो क्या होगा ना, बेसिकली हलचल होगी, थोड़ी सी हलचल होगी, लेकिन वो हलचल तुरंत बंद हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट का डायरेक्शन ही बताता है। तो क्या है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, बट शॉर्टली आफ्टर वो खत्म हो जाएगा डिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया अभी क्लियरली थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अब आंसर भी बता रहा हूं किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो। दिस इज माय पर्सनल सजेशंस टू यू। एंड अगर आपको पास बुक नहीं है जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना हो, बेसिकली आपको मिल जाता है पेन पेपर मोड, लेकिन कोई बात नहीं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पीडीएफ अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। 8वां क्वेश्चन यार, इसको तुम ड्रॉ कर लेना, बहुत आसान है। डायग्राम मैंने बनाया है, रुको मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तुमने देखा होगा कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर से ऐसे लाइन बेसिकली घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ देयर आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर्स न्यूमेरिक। अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर्स। कोई और भी आपको चीजें नहीं बताई गई, बस ये बता दिया गया 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में कनेक्शन दिए हुए हैं अपने आप को, ठीक है। जैसे बेसिकली क्या होगा ना, अगर ये ऐसी सिचुएशन बनाई जाए, कोई और पैरामीटर्स ना बताया जाए, केवल बस ऐसा बता दिया जाए कि कोई कंडक्टर है एंड उस पर 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल, तो तुम जो दोनों पॉइंट्स होते हैं, जैसे देखो वोल्ट मीटर को अगर तुम करते हो तो अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलल तो होता है, तो जो दोनों पॉइंट्स होते हैं उन पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। बोथ द साइड ऑफ द रेजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस जैसे मान लो रेजिस्टर ऐसे है, तो दोनों साइड पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो सेम होगा, यस, ठीक है। सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू एन a पॉइंट इन अ स्पेस। द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट a इज गिवन एज v, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर तुम्हें शिफ्ट करना आता होगा फॉर्मूले को, फॉर्मूला अगर तुम्हें शिफ्ट करना आता है तो तुम्हें पता है कि किस तरीके से फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो अगर r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई, लेकिन मान लो तुम्हें i निकालना है, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई, तो i इधर आ जाएगा, v अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला शिफ्ट करना आना चाहिए। तो वैसे इसमें तुम्हें शिफ्ट कर देना है, इसमें तुम्हें क्या करना है, वर्क डन को इस साइड कर देना है और चार्ज और वोल्टेज को एक साइड कर देना है, बस बात खत्म। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको। वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वेल्व्स। जो वेन्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और उनमें वेल्व्स होते हैं। जस्टिफाई क्यों? देखो वेन्स इसलिए थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि इतना प्रेशर नहीं रिक्वायर्ड होता है। पूरी बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड ले जाना है, पूरी बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड ले जाना है, इतना प्रेशर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और वेल्व्स अगर नहीं होगा तो बेसिकली खून अगर वेल्व नहीं होगा, जैसे मान लो मैं कोई चीज को ऊपर की ओर ले जा रहा हूं, सपोज आई एम मूविंग एनीथिंग फ्रॉम द अपवर्ड्स, ठीक है। तो अगर अपवर्ड्स के लिए मूव बार बार उस पर मैं धक्का नहीं देता रहूंगा तो वो तो नीचे गिर जाएगी ना। उसी तरीके ब्लड है, ब्लड भी नीचे गिर जाएगा अगर आप वेल्व्स नहीं होंगी तो वेल्व्स आर द सपोर्ट फॉर इट। 11वां क्वेश्चन आता है यहीं पर। हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अडेप्टेड टू परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बहुत ही आसान है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, ठीक है। तो व्हाट आर दीज आर फॉर द डाइजेशन ऑफ, क्योंकि उसमें कैपिलरीज हैं बेसिकली, तो वो सेल तक पहुंचाती हैं खाना। कैपिलरीज क्या होती हैं, आर्टरीज की छोटी छोटी यूनिट सेल तक खाना पहुंचाने के लिए कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज क्या है, वो सेल की शेप की बन जाती, वो सेल की साइज के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली डिवीजन होता रहता है आर्टरीज का, वो कैपिलरीज बन जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके होता है बेसिकली। तो परफॉर्मिंग ऑफ फूड क्या है, बेसिकली विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वही हेल्प करती हैं फूड के डाइजेशन में। हाउ आई वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन, ठीक है। तो वही प्रोजेक्शंस की बात हो रही है। फिर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार भी है। मैंने जब अब तक जितना भी प्रिपरेशन की है उसमें मुझे कई बार ये क्वेश्चन मिला।
out of a goat, tiger, which one will have a longer intestine? Justify why. Goat will have a longer intestine. Why goat will have a longer intestine? Because the goat has to digest cellulose. बात करें टाइगर, टाइगर को बेसिकली एक कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स को मीट डाइजेस्ट करना होता है, तो इतना स्मॉल इंटेस्टाइन की इतनी लंबी लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आंसर देना है, बेसिकली ज्यादा मार्क्स अगर स्कोर करना है, ठीक है। तो मैं जब सॉल्व कर रहा था इन सबको तो आई वाज आल्सो बिट, मतलब जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख रहा था, वैसे तो अभी तक मैंने इसको सॉल्व अच्छे से किया नहीं। मैंने क्या सोचा है कि अब तो आप लोगों के कारण मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है। वैसे मैंने सोचा था कि इसको मैं एकदम एंडिंग में सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर माना जाता है, बिकॉज इट हैज़ बीन रिलीज बाय CBSE। सो देखो, मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया, मैंने अपना बहुत बड़ा लॉस कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मुझे, जानते हो ना बहुत मेहनत की है मैंने, ठीक है। तो अभी लेट्स कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। ओजोन इज बीइंग डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन इन आर इन्वायरमेंट। देखो किस तरीके से, बहुत डेडली होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, यूवी रेडिएशन से बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है, इसका डिप्लीशन हमारे लिए लॉस है कि नहीं है, ये हमारे लिए है हार्मफुल, ये है हमारे लिए पॉइजनस, लेकिन बेसिकली इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन ऑफ द सन की यूवी रेडिएशन से हमको बचा रहा है। इतना लिख दो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 लाइन से ज्यादा तुम्हें एक्सीड नहीं करना। मैं तुम्हें बार बार इतने छोटे छोटे में क्यों एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि इनका आंसर ही यही है, दिस इज द ओनली आंसर। तुम्हें बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देना है कि बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इसमें कम से कम शब्दों में बढ़िया से बढ़िया आंसर लिखना है, बिकॉज इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। गिव रीजन वाई फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल। अभी बहुत जल्दी मुझे एक क्वेश्चन मिला था, एक पेपर सॉल्व कर रहा था मैं तब। तो बेसिकली क्या हुआ ना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुम्हें पता है, क्योंकि तो जैसे 10% लॉ को अगर तुम देखो तो 10% लॉ क्या है, बेसिकली 90% एनर्जी तो इन्वायरमेंट में घुल जाती है, क्यों 10% तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाती है। जैसे मान लो किसी के पास, सबसे प्रोड्यूसर के पास मान लो 5000 किलो जूल है, 5000 किलो जूल, उसके बाद आएगा 500 किलो जूल हर्बीवोर्स के ऊपर, ठीक है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हो गया 50, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे हो गया 5, अगले पे कर दोगे ना तो ये हो जाएगा कितना और कम हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है, किलो जूल, मतलब ये बहुत कम, 500 जूल। तो ठीक है, तो इतनी एनर्जी में तो कुछ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना कोई ऑर्गेनिज्म, तो इसीलिए 4 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा हम लेवल नहीं कर सकते इंक्रीज, क्योंकि दिस इज द रीजन। तो आप इसको अच्छे से लिखो। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाज इन द डाइजेशन ऑफ फूड। पैंक्रियाज का क्या क्या रोल है। पैंक्रियाज 2 तरीके के आप लोगों को पता है क्या रिलीज करता है, एंजाइम्स को रिलीज करता है। एंजाइम क्या होते हैं, वो होते हैं नन अदर देन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बिकॉज आप जान सकते हो कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन को फास्ट करने वाले, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो पैंक्रियाज से 2 रिलीज होते हैं, वो कौन है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज बेसिकली क्या होता है, एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। तो बस यही 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आप लिख दोगे, बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स, ठीक है। तो पैंक्रियाज आर नथिंग, दे सिक्रीट 2 एंजाइम्स आर बायो, ये सब मत लिखना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ठीक है। So this is so they secrete 2 enzymes that are lipase and trypsin. Trypsin basically digests the protein and lipase digests the emulsified fat. बात खत्म, आगे बढ़ो। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15th क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो सॉरी, क्या है ये, कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, एजर्शन रीजन है। पहले ऊपर एजर्शन रीजन बता दिया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, पहले ही बता दिया गया है, मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब समझ लो इससे पहले, तो आपको इन्हीं ऑप्शंस में से मार्क करना रहेगा कोई ऑप्शन, जैसे कि बोथ ए एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ऐसा भी पूछा जाएगा कि मान लो अगर एजर्शन रीजन करेक्ट है तो क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहले तो इतनी अच्छी शाइन आती नहीं है, लेकिन धीमे धीमे 2-3 दिन बाद अच्छी शाइन आती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की कोशिश करता है, जैसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। तो यही फिनोमेना है। तो 2-3 दिन बाद वही चीज लिखी है। तो एजर्शन तो पहले ही तुम जान गए, तुमने अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो तुम्हें पहले ही पता चल गया कि एजर्शन इज करेक्ट। अब रीजन पे बात करते हैं। रीजन इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स अ व्हाइट शाइनी फिनिश। गलत है बेटा, गलत है। क्यों? CaCO3 बनता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और पहली बात तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैसे होता है? हम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़े हैं, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। सो दिस शुड बी वेरी वेरी श्योर। आपको पहली बात तो ये बात जान लो, बहुत क्लियरली ये बात जान लो, दिमाग में भर लो ये बात कि तुम्हें एलिमिनेट करना आना चाहिए। तुम्हें अगर अपने कॉन्सेप्ट, तुम ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन को देख के अपना कॉन्सेप्ट बदल लो, नहीं, कॉन्सेप्ट को देख के क्वेश्चन को बदलने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव स्टडीड, नॉट द क्वेश्चन हैज स्टडीड, राइट। तो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड नहीं रिएक्ट करता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता।
बस बात खत्म, रीजन पहले ही गलत हो गया। तो रीजन गलत हो गया, अब रीजन गलत है तो वो ऑफ कोर्स असर्शन का तो एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, नो ये भी गलत है, बी भी हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए सी ऑप्शन होगा। ए इज ट्रू बट बी आर इज फॉल्स, मतलब असर्शन इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, आर रॉन्ग। अब आगे देखते हैं असर्शन क्या है। 15वें क्वेश्चन में 16 भी क्वेश्चन ऐसे ही है। 15 क्वेश्चन को देखेंगे अगर तो हम food chain is responsible for the entry of harmful chemical in our bodies. डेफिनेटली फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस पढ़े होगे। बायोमैग्निफिकेशन क्या प्रोसेस है? बेसिकली क्या होता है कि जो केमिकल्स हैं वो वन बाय वन एक्यूमुलेट होते जाते हैं ट्रॉपिक लेवल पर, और लास्ट ट्रॉपिक लेवल को सबसे ज्यादा मिल जाता है। तो लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे ह्यूमंस होते हैं, इसलिए काफी कंसर्न का मामला है। ठीक है, रीजन को देखते हैं। द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली। अगर देखो तो पहली बात तो असर्शन क्या बोलने की कोशिश हो रही है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात बोली गई है असर्शन में तो रीजन में क्या होना चाहिए था? क्या लगता है तुम्हें रीजन में क्या होना चाहिए था? रीजन में तब वही होना चाहिए था जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, मतलब बायोमैग्निफिकेशन होना चाहिए था। बायोमैग्निफिकेशन की अगर रीजन में डेफिनेशन होती तब तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, बट वो तो है नहीं। लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है फूड चेन की, जिससे हमें अभी करेंटली अगर हम हार्मफुल केमिकल्स के बारे में बात करें तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वेरी ग्रेटली करता है। और ये आप कैसे कर पाओगे? अब तुम सोच रहे होगे कि भाई तुम तो कर लिए, तुम तो भाई तुम्हारा चैनल है, तुम तो कर लिए, पेपर में भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पे क्या हम क्या करें? तो तुम क्या कुछ ना करो, तुम बस ये करो, जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट ही था जो बता दिया, ताकत दिया। ठीक है, सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर तुमने आर एनवायरमेंट क्या पूरा बुक पूरी मैथ सब कुछ अगर अच्छे से पढ़ा है, देन यू कैन डू दिस क्वेश्चंस। डोंट फील डिमोटिवेटेड अगर नहीं तैयार है। द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्स, खास करके ये चैप्टर तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सो द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली। ठीक है, तो ये है करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? बी वाला ऑप्शन मार्क करोगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 16वें क्वेश्चन को, अच्छा एक और है। असर्शन क्या है कि ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, काफी सारे हैं। ठीक है, रीजन क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। कुछ बात हजम नहीं हो रही, कैसे होगा? द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर बात करें ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल, सो ये अलग चीज है। लेकिन अगर एक बात ध्यान से तुम सोचो, दोनों ही लाइंस करेक्ट हैं, दोनों लाइंस करेक्ट है, दोनों ही चीजें करेक्ट हैं, लेकिन क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं, तो इसका भी ऑप्शन बी ही होगा। इसका भी ऑप्शन बी ही होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन ट्रॉपिक लेवल, यूनिडायरेक्शनल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब बता दिया तो वो तो भाई बहुत क्लियर है, ऑफ कोर्स मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी मैंने आपको ये बताया। फिर दूसरी बात यह है कि ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट एट लोअर ट्रॉपिक लेवल, ये भी बात सही है। काफी सारे हैं, प्लांट्स हैं, बात करें अगर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, तो इसलिए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट एट लोअर ट्रॉपिक लेवल, इतना हायर ट्रॉपिक लेवल पे नहीं है। अब बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। 16th क्वेश्चन को देखोगे तो असर्शन हैविंग वॉयलेट फ्लावर्स विद अ पी प्लांट विद अ वाइट फ्लावर्स, he got all violet flowers in the first generation। अगर मान लो कि जैसे कि हमने वहां पे फर्स्ट फीलियर जनरेशन में, मतलब F1 वहां पे सॉल्व किया था टॉल प्लांट्स एंड शॉर्ट प्लांट्स में, तो सारे के सारे टॉल प्लांट निकले एक जब क्रॉस कराया। तो वैसे यहाँ पे भी समझ लो, यहाँ पे वॉयलेट कलर के फ्लावर का व्हाइट कलर के फ्लावर का जस्ट करा दिया गया। ठीक है, और उसका क्या आंसर निकल के आया? चारों के चारों वॉयलेट निकले, मतलब डोमिनेंट चारों जो आउटकम्स होंगे एक तरीके से वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे। रीजन की बात करते हैं, रीजन क्या है? व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक। ये सबके सब पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे इस तरीके हैं कि इनमें आपको एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं, पहले बात तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि पहले तो उसको ना पढ़ो, पहले तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले तुम जो छोटा सा आपको दिया है एब्स्ट्रैक्ट, या छोटा सा आपको जो टाइप का दिया है कॉन्सेप्ट टाइप का, वो आपको पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। All living cells require energy for various activities. These energy is available by the breakdown of simple carbohydrates, either using oxygen or without using oxygen. हाँ, with using oxygen aerobic, without using oxygen anaerobic। इस तरीके से अप्लाई करो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, लाइक ऑल सेल रिक्वायर्स। ठीक है, तो वेरियस एक्टिविटी के लिए एनर्जी तो रिक्वायर्ड है, ये तो हमारे सारे टीचर्स ने पढ़ाया है। द एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इधर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन। तो ये कौन से ऑक्सीजन किसमें इस्तेमाल होता है? एरोबिक में। ऑक्सीजन किसमें नहीं इस्तेमाल होता है? एनारोबिक में। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनर्जी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय
देखेंगे तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी है, ये तरीका भी है। आपको पता है टिश्यू रेस्पिरेशन के बारे में, तो टिश्यू रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा एनर्जी बाय टिश्यू रेस्पिरेशन, जो टिश्यू का रेस्पिरेशन होता है उसके थ्रू यूजिंग एनर्जी इन द केस ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स इज ऑब्टेन्ड। सेकंड क्वेश्चन है द ग्राफ बिलो represents the blood lactic acid concentration of an athlete during a 400 meter and shows a peak at the point D। बेसिकली क्या हो रहा है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने ही लगेगा बिकॉज यू आर यूजिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ मतलब दो जो एटीपी उसके लिए बने हैं उससे बने हैं, ठीक है। तो एक बढ़िया सा दिया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज ऑकर्ड इन एथलीट व्हाइल रनिंग इन द 400 मीटर रेस, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन्स दिस इवेंट। इस इवेंट को कौन एक्सप्लेन करता है? लैक्टिक एसिड है तो लैक्टिक एसिड मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही तो होगा बेसिकली, उसने ऐसा देखो लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम अब आप डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ने आते हैं कि क्या मामला है। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, द कैरेक्टर processes observed in an anaerobic respiration। anaerobic respiration में क्या क्या ऑब्जर्व करते हो? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक होता है? नहीं। वो किस में होता है? वो होता है एनारोबिक में नहीं, एरोबिक में आता है ना नजर। ऑक्सीजन किस में आता है? एरोबिक में आता है। एनारोबिक में तो ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन नहीं होता तब होता है, तो ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मैंने पहले ही काट दिया, ये नहीं होगा। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जी भी होती है, लेकिन जब ज्यादा एनर्जी होती है तो फिर क्रैम्प्स आ जाते हैं, आपने पढ़ा होगा ये बुक में, ठीक है। तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी भी होता है, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड भी होता है। अभी बताया कंसंट्रेशन बढ़ेगा जब ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा बॉडी में। तो सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला भी है, फोर्थ वाला भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन? सी वाला करेक्ट होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। इसको देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है बेसिकली। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन ये है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट बताना है किसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लोकेशन एरोबिक का साइटोप्लाज्म, एनारोबिक का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी रुको बताता हूँ आगे क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे पहले ही पता चल गया। एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। एथेनॉल एंड दिस ओके। एनर्जी लो, ठीक है, नॉट नीडेड, बस ये गलत है, ठीक है। इसमें से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन किसमें है? बस लोकेशन में है। देखो एनारोबिक में बेसिकली वो साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग आंसर एंड एनी 4 क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से 4 क्वेश्चन में मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव आयन कैटायन, ठीक है, पॉजिटिव आयन कैटायन ही होते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन मेटालिक कैरेक्टर। Down the group, the metallic character increases due to the increase of atomic size, and across the period from left to right, and electropositivity decreases due to the lower atomic size। And केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक टेबल से आया है, अभी बात करते हैं आगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात हुई। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट, अब देखो 1 2 3 जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 होते हैं वो मेटल होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 ये होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं बेसिकली, वो डोनेट करते हैं ये वाले, कौन? अपने मेटालिक कैरेक्टर वाले, और एक्सेप्ट करने वाले कौन है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाले, ठीक है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चार्ट देख लो, ठीक है, ये चार्ट देख लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एल्कली मेटल प्लॉटेड इन द ग्राफ। ओके, तो पहले वाले अगर क्वेश्चन को पहले वाले में देखोगे तो पहले गलत तरीके से सीरीज लगाई गई है। पहले क्यों गलत तरीके से लगाई गई है? तुम देखोगे, तुम अगर हेलेना की रूबी से फ्रेंडशिप से पहले सीजियम, मतलब ठीक है, ठीक, सीजियम आ गया, फिर उससे पहले रुबिडियम आ गया, ठीक है, सीजियम रुबिडियम, ठीक है, हेलेना की, फिर आ गया पोटेशियम, फिर आ गया सोडियम ना ली, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये ऑर्डर तो गलत दिख रहा है। इसी ऑर्डर से अगर तुम मैच करोगे तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। तुम देखो, हेलेना की रूबी से फ्रेंडशिप, नीचे सीजियम, उसके ऊपर रुबिडियम, उसके ऊपर पोटेशियम, उसके ऊपर सोडियम, उसके ऊपर लिथियम, इस तरीके से तुम ऑर्डर लगाओ और आंसर पाओ। 18th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे आते हैं। हाइड्रोजन इज प्लेस अलोंग द एल्कली मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट इज अ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, व्हाई? क्यों? हाइड्रोजन लूजेस इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल जिस तरीके होते हैं, मेटल अभी मैंने बताया मेटल क्या होता है, 1 2 3 वाले जितने होते हैं, 1 2 3 जितने जिनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो सब मेटल होते हैं। उसी तरीके ये भी मेटल निकला। हाइड्रोजन भी शेयर करता है उसी तरीके।
फिर दूसरा पूछा गया, फिर थर्ड वाला पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम ध्यान से देखें तो फ्लोरीन में इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। फोर्थ वाला आप धीरे देख कर जल्दी करते हैं, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा। अभी तो हम 50% भी नहीं अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन हैलोजन डाउन द ग्रुप। Electronegativity increases down the group due to the increase of force between the attraction of nucleus and valence। ये सही है। पूछो कैसे। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको वो फोर्स पता होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्लास 9 में है कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम ध्यान से देखें तो बिटवीन द अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता है। पांचवा आप खुद से देख लीजिए या इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज करेक्टली जस्टिफाइड फॉर द फ्लोरीन एट 72 pm एंड हैज द लिथियम एज 152। देखो, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड। हाँ, पीरियड तो सेम है, फ्लोरीन और इनका दोनों का सेम पीरियड है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। ओके, आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F एंड Li मतलब फ्लोरीन एंड लिथियम हैज द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप वापस ये गलत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। डी पे। डी पे क्या है, देखो हम यहाँ पे दो तरीके के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया। या तो इन्हें बताया गया सेम ग्रुप के हैं, या तो इन्हें बताया गया सेम पीरियड के हैं। तो दो ऑप्शन, तो ए या सी को तो आप पहले ही कट कर सकते हो। ए सी तो पहले ही कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा आपको बताया मैंने, क्योंकि ये सेम पीरियड में तो नहीं है, लेकिन सेम ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन सेम पीरियड में तो है। ठीक है, तो पीरियड की बात कर लेते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे तो फ्लोरीन एंड लिथियम आर सेम पीरियड अक्रॉस द पीरियड, साइज ऑफ द रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे डिक्रीज, ये सही ऑप्शन है। देखो पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग आंसर। अब फिजिक्स वाले के कॉन्सेप्ट की बारी है। पहले हमने उसका सॉल्व किया बायोलॉजी का, फिर हमने किसका सॉल्व किया, फिर हमने केमिस्ट्री का सॉल्व किया, अब हम फिजिक्स का सॉल्व करते हैं। चलिए आइए। ठीक है, रीड द आंसर, रीड एन आंसर ओनली 4। ठीक है, सुमिति वांटेड टू सी अ स्टार इन द नाइट। ठीक है, इन द स्काई। ठीक है, शी नो दैट शी नीड्स अ टेलीस्कोप टू सी अ डिस्टेंट स्टार। ऑफ कोर्स आपको देखना है तो टेलीस्कोप की तो जरूरत होगी। शी फाइंड्स दैट द टेलीस्कोप व्हिच आर मेड ऑफ लेंस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड ones which are made up of mirrors called reflecting telescopes. Base the diagram show the kind of lenses Sumiti is you need to make the telescope. इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन से काइंड का लेंस सुमिति इस्तेमाल करेंगी। ओके, ठीक है, सुमिति बहन किस टाइप का लेंस इस्तेमाल करेंगी। ओके, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे एक लाइट आई, तो बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो क्या है यहाँ पे, पहले तो मैं फालतू का डायग्राम में दिमाग लगा रहा हूँ। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो बेसिकली अगर तुम इसे देखो तो यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो कॉन्सेप्ट क्या लेख है, वो ये है कि यहाँ पे सीधा और सीधा कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस का यहाँ पे जब तुम इस्तेमाल करोगे, जब वो आंख पे कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेगी तो लाइट की रेज जो इधर से आ रही है वो कन्वर्ज हो जाएंगी, और जो कन्वर्जिंग रेज है वो उल्टा, मतलब कि तुम्हें ऐसा पता होगा एक फिनोमेना है, जब तुम मिरर के बारे में पढ़े होगे तब तुम्हें पता चला होगा कि इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग अगर आप सेम जिस रास्ते से लाइट आई है अगर वो सेम रास्ता आप बना दोगे तो वो उसी रास्ते से वापस उसी तरीके से लौट जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर तो आप देखोगे तो यहाँ से अगर लाइट ऐसे आ रही है, लाइट यहाँ पे ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे सपोज मैं उसके बराबर नहीं बना पाया, सपोज तो यहाँ पे कन्वर्ज हुई और फिर यहाँ से ऐसे निकली तो ये वापस ऐसे चली जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट आर। सो यहाँ पे वो बेसिकली कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करने वाली है। मैंने बी पे टिक भी किया, यस ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करने वाली है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द पावर ऑफ द लेंस L1 एंड L2 आर इन द रेशियो ऑफ 4:1, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ L एंड L2। ठीक है, फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो फोकल लेंथ के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो L1 और L2 का जो रेशियो है वो 4:1 का है। अगर तो L1 क्या है, L1 बड़ा है, ठीक है, बड़ा लेंस है, तो बड़ा लेंस तो फोकल लेंथ ऑफ कोर्स उसकी लार्जर ही होगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला इज पावर इज इक्वल्स टू 1 फोकल इन मीटर्स। ठीक है, क्या है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे लगाएंगे, fx अपॉन वो कर देंगे 1/1, p1 अपॉन p2 करेंगे। p1 अपॉन p2 किस तरीके से करेंगे कि पावर ऑफ वन लेंस पावर ऑफ अनदर लेंस इज इक्वल्स टू p1 अपॉन p2। तो बेसिकली अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल इन मीटर्स।
ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस अगर आप पहले वाले का पावर ऑफ लेंस मतलब पहले वाले रेशियो का P1 अपॉन P2 कर दोगे, ठीक है, दोनों पावर ऑफ लेंस लगा दोगे P1 अपॉन P2, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के मतलब दोनों का फोकल लेंथ लगा के 4/1 करके मतलब कि दोनों का जो रेशियो है 4/1, ठीक है, तो उसको रेशियो को अपॉन करके वैल्यू आप निकाल सकते हो 1 अपॉन फोकल इन मीटर्स अपॉन 1 अपॉन फोकल इन मीटर्स। तो आंसर इसका बहुत ही क्लियरली आपको पता ही है। तो यहाँ पे आंसर तो आपको बहुत क्लियरली पता चल गया। जब आप इन फॉर्मूला को लगाओगे, इन आंसर्स को, इन चीज़ों को करोगे, तो आपको पता है कि इसका आंसर आ जाएगा 1:4, 1:4, ठीक है। इन फॉर्मूला को मैंने भी सॉल्व किया थोड़ा देर ब्रेक लेकर, क्योंकि मैं बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि वीडियो विल बी लार्जर। तो मैंने इसको पहले सॉल्व किया एंड देन फर्दर मैंने आपको इसके बारे में क्लियरली बताया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है, आपको P1 अपॉन आपको वही कर देना है, वही फॉर्मूला लगाना है 1 अपॉन फोकल इन मीटर्स। एज यू पुट द रेशियो हेयर, पुट द 1 अपॉन फोकल इन हेयर ऑल्सो एंड 1 अपॉन फोकल हेयर ऑल्सो एंड देन सॉल्व देम, यू विल फाइंड द आंसर। ओके, सो आप जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो अभी तो हमने 50% भी नहीं कवर कर पाया अभी तक। 50% कवर हो गया। 36 क्वेश्चंस आर देयर, 18 हैव बीन कंप्लीटेड, 19 आर देयर। 13 क्वेश्चन, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस? मैग्निफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ, दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू I अपॉन O, मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला पता होगा। एक फॉर्मूला लेंस के लिए है -V अपॉन U, मतलब माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला है I अपॉन O, मैं इसे अपनी कॉपी में लिख लेता हूं, और एक फॉर्मूला है M इज इक्वल्स टू -V अपॉन U, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सही है। एंड found out that the magnification of the eyepiece L2, जो eyepiece है वो L2 है ना, तुमने देखा भी इमेज में, जो eyepiece वाला एरिया है जहां पे आंख से देखना है वो L2 एरिया, ठीक, L2 है, is 3, ठीक है। The experiment L2 is found with image on 24, okay, L2 is 24, found an image, ठीक है, lens, at what distance she should put the object को क्या कहां पे रखें? Magnification of eyepiece lens is 3 and experiment is found in image is 24, ओके। तो फॉर्मूला लगाना है, बेसिकली कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैग्निफिकेशन की जगह पे 3 की वैल्यू रख दो, ठीक है, और फिर अगर यहाँ पे क्या दिया गया है, इमेज डिस्टेंस दिया गया, तो ये -V अपॉन U है, तो -24 रख दीजिए आप यहाँ पर, और U निकाल लीजिए, ठीक है, U निकाल लीजिए। U निकालने का क्या है, U आप यहाँ रखेंगे, -24 यहाँ पे कर देंगे, 3 यहाँ पे कर देंगे, 3 से 24 को काट देंगे, 8 जा 24, सो U की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर पे आप ऐसे मार देंगे क्लिक, और ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से तो आपको करना है, यहाँ पे मैथमेटिक्स भी बहुत आसान है, ठीक है। और कमेंट करते रहो भाई, आंसर कमेंट करते रहो। मेरे कमेंट करने से पहले अगर तुम कमेंट कर दोगे तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, तुम पहले जानते हो ना, ठीक है। सो कमेंट करना मत भूलो, ठीक है। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल, ठीक है, वही फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही है। ये किसका ग्राफ है? ये बेसिकली अगर बात करें तो ये BA का ग्राफ है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड बाय द लीनियर सोलेनॉइड? सो दैट इज द थिंग। तो बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन किस में होता है सोलेनॉइड का? ये कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान से देखोगे तो मैकेनिकल इनटू मैग्नेटिक नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिकल इनटू मैग्नेटिक, नहीं इलेक्ट्रिकल इनटू मैग्नेटिक भी नहीं होता, इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल होता है जहां तक। क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल होगा? बेसिकली जहां तक अगर आप सोचो तो लीनियर सोलेनॉइड एक ऐसी डिवाइस है, लीनियर सोलेनॉइड एक डिवाइस होती है, इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइस बेसिकली। लीनियर सोलेनॉइड एक नॉर्मल सोलेनॉइड की तरीके नहीं है। लीनियर सोलेनॉइड इज समथिंग लाइक अ सोलेनॉइड व्हिच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अरे यार इंडक्शन, जब तुम वो पढ़ोगे डीसी मोटर और एसी जनरेटर के बारे में, तभी तो तुम्हें ऐसे बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में और भी ब्रीफ पढ़ेंगे, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं ले सकता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। द बार विल गेट मैग्नेटाइज्ड as long as there the current is in the circuit, ठीक है। the bar will be magnetized permanently, नहीं, बार परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं होगा। ऐसे एलिमिनेट करना सीखें कृपया कर। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, एलिमिनेट करना सीखे पहली बात तो आप। थर्ड, ये बार मैग्नेट परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं होता, ठीक है, वो जब तक मैग्नेटाइज होता है जब तक करंट रहता है। द बार मैग्नेट विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाएगा?
सॉफ्ट आयरन कोर लगाया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसे कैसे होता है? बुक में आपने पढ़ा है सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप इंसर्ट करते हो सोलेनॉइड में तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है, वो बेसिकली वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर गेट मैग्नेटाइज्ड इजीली एज वेल एज डीमैग्नेटाइज्ड, गेट डीमैग्नेटाइज्ड आल्सो वेरी इजीली। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बी वाला पार्ट हमारे लिए सही है। द बार विल नॉट बी अफेक्टेड इन एनी मीन। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अब इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ डाले, वो बता रहा है किसी में वो नहीं, तो बी इसका करेक्ट आंसर। इसका थर्ड क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट ऊपर ही ऑप्शन है, करेक्ट है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों बार मैग्नेट? अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, अंदर से साउथ की नॉर्थ की ओर, क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर से साउथ की नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो बेसिकली बार मैग्नेट इसका करेक्ट आंसर होगा। सोलेनॉइड उसी की तरीके की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा यही होगा। आगे बढ़ते हैं, बी है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नो 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 नो, ऑप्शंस बाकी सब देखो ही ना, जो पहला ही ऑप्शन करेक्ट निकल गया तो क्या। फोर्थ को देखते हैं, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसी भी ग्राफ को, इस ग्राफ को देखकर एक बच्चे ने कुछ स्टेटमेंट बोली। द मैग्नेटिक, जब मैंने ग्राफ को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि फॉर अ करंट 0.8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड 13 MT। सही है ये। पूछो कैसे? क्योंकि अगर तुम ग्राफ को मैच कराओगे तो ये ऐसा दिखेगा कि 0.8 पे 13 आ रहा है, 14 और 12 के बीच में। तुम देखो ध्यान से ग्रुप को, तो 14 और 12 के बीच में 13.8, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर हम बाकी सारे ऑप्शंस में जाएंगे नहीं। ठीक है, पहली बात तो जान लो, क्योंकि तुम्हें एक ही ऑप्शन देना है करेक्ट, तो ऑप्शन पहला करेक्ट निकल गया। अब वो समय आ गया है, वो क्वेश्चंस आ गए हैं, वो सेक्शन आ गया है जिसमें मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 21st क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से तो 21st क्वेश्चन है, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। देखो स्टमक में क्या चीज रिलीज होती है, पहले उससे थोड़ा सा पीछे चले, थोड़ा सा पीछे चल के समझते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, स्टमक में 3 चीजें रिलीज होती हैं। कौन कौन सी चीजें रिलीज होती हैं जब फूड पहुंचता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। पेप्सिन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है, 100% कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सांस में, ठीक है। और एक म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस ताकि जो लाइनिंग है अपनी, मतलब जो स्टमक है उससे कोई हार्म ना हो, क्योंकि एसिड बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली जब ये होता है ना, तो जो फूड निकला करता है स्टमक से वो हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम से आया है। कोई चीज किसी मीडियम से आएगी वो उसी तरीके होगी ना। बस इतना जानो कि अगर कोई किसी मीडियम से आता है तो वो उसी तरीके रहेगा फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, ठीक है, तो वो एसिडिक मीडियम रहता है। तो उस एसिडिक मीडियम को खत्म करने के लिए, उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस होता है। ओके, बात तो सही है, लेकिन अब ये बताओ न्यूट्रलाइज कौन करता है? केमिस्ट्री का चैप्टर, सेकंड चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट में अगर पढ़ोगे तो एसिड और बेस जब भी एक साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पे भी होगा। बाइल जूस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बेसिक पिगमेंट, बेस वाली चीजें होंगी, कुछ बेस वाले कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, बेसिकली क्योंकि एसिडिक मीडियम से हमें आगे बढ़ना है, एसिडिक मीडियम को खत्म करना है। ठीक है, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को बेसिकली ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तो ये 2 पार्ट हैं, 2 पॉइंट लिख दोगे 2 मार्क्स के लिए इनफ है। ठीक है, और ये आपका ऑलमोस्ट 30 वर्ड्स भी कवर कर लेंगे। इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड, गिव रीजन। क्यों है ऐसा, क्यों है भाई, क्यों? बेसिकली क्या होता है ना, ये हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं कर सकते अपनी बॉडी को कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाए। तो हमारे बेसिकली चैम्बर ही क्यों है हार्ट में? चैम्बर हार्ट में इसीलिए ताकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो इसीलिए हार्ट में चैम्बर्स हैं। वैसे ही इन बर्ड्स और मैमल्स के भी हार्ट में चैम्बर होते हैं, क्योंकि वो मिक्स नहीं करने दे सकते अपने ब्लड को, क्योंकि उन्हें कांस्टेंट एनर्जी, टेम्परेचर, अपना एनर्जी और टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करना जरूरी है। तो ये 2 पॉइंट अगर लिखोगे तो इसमें ना मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप इसको पॉइंट में, एक पैरा में, किसी भी तरीके से अरेंज करके आंसर लिख सकते हैं। 22nd क्वेश्चन की बात करें अगर, तो स्टेट द इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इज इट एसेंशियल टू कीप स्टेप्स बैक टू बैक वन आफ्टर इमीडिएटली। तो आपको पता है क्या क्या है? कन्वर्जन, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन, ये 3 प्रोसेस होते हैं। एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन फोटोसिंथेसिस का। एब्जॉर्प्शन पहले तो होता है, एब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है? सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, उसकी कन्वर्जन होगी केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी का देखो, हाथ के मूवमेंट्स को देखो, सोलर एनर्जी का होगा, किसका एब्जॉर्प्शन होगा, और कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में। एनर्जी का होता है, किसका कन्वर्जन होता है? लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, क्योंकि हम ऑफ कोर्स ले रहे हैं ना सोलर एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी उसको भी बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। और फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होगा कन्वर्जन में, क्योंकि ये यही प्रोसेस है जहां पे स्प्लिटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल विल गेट स्प्लिटेड
हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग, समझ गए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और थर्ड होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रेट रिडक्शन, समझ रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होता है, कन्वर्जन होता है, ठीक है। ये जो तीनों प्रोसेस है, ये जरूरी नहीं कि तीनों एक भका भक एक साथ ही हो जाए, ऐसा नहीं है, बिकॉज क्योंकि देखो काफी सारी चीजों को हैंडल करना रहता है प्लांट में, तो ये इमीडिएटली वन आफ्टर नहीं होती है, लेकिन तभी होती है, ठीक है। सो दिस इज नॉट इमीडिएटली, ठीक है, तो आप ये लिख दोगे नॉट इमीडिएटली, एंड इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव दिस स्टेप वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली। 23rd क्वेश्चन को देखते हैं। Give a test that can be used to confirm the presence of carbon in a compound with valency 4. How is carbon able to attain the noble gas configuration to its compound? Basically इसके पीछे केवल दो ही तो तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। एक तरीके का ये कॉन्सेप्ट है कि बेसिक टर्न कर देता है लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है किस तरीके होता है। बेसिकली जो व्हाइट फिनिश होती है अभी, तो ये होता है एक। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये हो सकती है कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि जब भी वो किसी एलिमेंट के साथ अपना कंपाउंड बनाने की कोशिश, जब वो किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लेता है। दूसरा है क्वेश्चन द नंबर, तो इतना लिख दोगे काफ़ी है, और इसे थोड़ा एलाबोरेट करके लिख देना, सो यू विल गेट फुल मार्क्स। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन दोज फॉर्म्ड। जो कंपाउंड कार्बन के हैं वो ज़्यादा है किसी भी और अदर एलिमेंट के कंपेरिजन में, ऐसा क्यों है? इसके दो रीजन दे दो। तो ये बेसिकली वर्सेटैलिटी ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। पहली तो ये वर्सेटैलिटी है कार्बन की कि कार्बन बहुत छोटा होता है, तो बेसिकली किसी भी एलिमेंट के साथ आराम से अपनी स्टेबिलिटी बना सकता है, ठीक है। ये पॉइंट लिखो, जो इलेबोरेट दिस पॉइंट यू विल गेट अ मार्क्स। एंड ऑल्सो अगर आप बात करो सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट एक है, वो ये है कि जो बेसिकली कंपाउंड इसके इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज इजी टू, हाँ, ड्यू टू कैटिनेशन। अगर आप ध्यान से सोचो तो कैटिनेशन क्या है बेसिकली, अगर आप याद करो तो कार्बन कार्बन के जो लिंक्स होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन की जो लॉन्ग लॉन्ग चेन होती है, वो क्या होता है बेसिकली, वो कैटिनेशन का ही प्रोसेस है। तो ड्यू टू कैटिनेशन, पहली बात तो ड्यू टू कैटिनेशन एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज द स्टेबिलिटी ऑफ एन कंपाउंड, दैट इज व्हाई देयर इज मोर कंपाउंड ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। तो मैं आपके लिए 24th क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। 24th क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर, मैं आपके, अगर आपका करेक्ट आंसर हुआ एंड आपने सबसे पहले आंसर किया तो आई विल पिन योर आंसर एंड आई विल से ऑल द स्टूडेंट टू एडमायर इट, ओके। सो आप उसको अपना कमेंट करना, दोनों ए और बी पार्ट का दोनों का आंसर चाहिए मुझे, एंड इसको आप आराम से इसको सॉल्व करिए क्योंकि दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड आई कांट एक्सप्लेन यू, आई नो द आंसर बट इट्स रियली लार्ज एंड इट विल टेक अ टाइम बिकॉज आई हैव टू सॉल्व एंड आई हैव टू लेट यू नो दैट व्हाट इज द थिंग। सो यू जस्ट राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पिन योर कमेंट, ओके। सो आपकी भी कुछ उसमें ऑफकोर्स होनी चाहिए पार्ट रूल। 25th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग हो रही है रेड और वायलेट में विव और आपको पता है प्रिज्म क्या काम करता है। प्रिज्म एक ऐसे तरीके का ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम व्हाइट लाइट की स्प्लिट कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्व दैट द अबव फिनोमेना इन द लैब इज द व्हाइट, ठीक है, ये सब इसने देखा, स्टूडेंट ने कलर किया, ये सब बताया, सब व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाट इज द फिनोमेना कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को बहुत आसान है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स, या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को बेसिकली अगर बोलो तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती है, डिस्पर्सन, तो दैट इज द फिनोमेना। अगर बात करें व्हाट इज द रीजन फॉर वॉयलेट लाइट टू बी बेंड मोर देन द रेड लाइट, बिकॉज उसकी जो बेसिकली अगर वेवलेंथ की बात करें तो वो लेस होती है एज कम्पेयर टू रेड की 800 नैनोमीटर्स होती है और इसकी होती है 400 नैनोमीटर्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो वॉयलेट लाइट है वो बहुत ज़्यादा बेंड करेगी क्योंकि वो मोस्ट स्कैटरिंग होती है और रेड वाली लीस्ट स्कैटरिंग होती है, ठीक है, सबसे कम स्कैटर करती है। रुको, इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज करूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। इसको देखो, ठीक है, इसको देखा मैंने, समझ में आया मुझे। R1 कितना है, 4 है, R2 है, ठीक ठीक, अब ये हो गया। A student has 2 resistors, 2 ohm and 3 ohm. She has to put one of them in the place of R2 as shown in the circuit. The current that she needs in the entire circuit is exactly 9 ampere. Show by calculation which of the 2 resistors she should choose. ठीक है, इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, ठीक। देखो बेसिकली क्या करने की कोशिश हो रही है, देखो यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि आपको यही करना है, ठीक है। तो अब आपको R2 का दो ओम और 3 ओम आपको दिया गया है ऑप्शन में और बोला गया इसमें क्या लगा दोगे R2 की जगह पर, तो आपको एकदम करेक्ट 9 एम्पियर वाला ही सिचुएशन जो पैरामीटर्स दिए हैं वो उस पर आप खड़े उतरोगे, ठीक है। तो आपको मैं सॉल्व करता हूँ पहले, तो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। आप भी इसको सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। तो बेसिकली अगर आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड R2 की पोजीशन पे अगर आप 2 ओम रख दोगे, 2 ओम अगर आप R2 की जगह पे रख दोगे तो क्या होगा, दोनों पैरेलल हैं, आपको पता है बहुत क्लियरली।
क्योंकि दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो यही होता है पैरेलल में। तो बेसिकली आप दोनों को क्या करेंगे, दोनों को पहले तो आप क्या फॉर्मूला है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर कुछ देयर आर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बर्थ एंड बॉय। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन का बारे में बताना है, ठीक है। जिस जो है प्रोसेस बेसिकली कौन कौन, जैसे फीमेल में XX है और मेल्स में XY, ठीक है। तो आपको दोनों को पहले तो आप डायग्राम बना लो, बहुत अच्छा लगेगा। डायग्राम बनाओगे, डायग्राम को आप पहले तो क्रॉस करके दिखाओ, तो दिखाओगे कि 50-50% दोनों के क्राइटेरिया हैं, 50-50% दोनों की प्रोबेबिलिटी है कि शायद मेल हो, शायद गर्ल हो, ठीक है। तो आप पहले इनको बताओगे, फिर आप जस्टिफाई करोगे कि ये क्या है प्रोसेस, तो आप इसको आराम से कर ले जाओगे। बेसिकली इसके पीछे क्या प्रोसेस है, इसके पीछे ये प्रोसेस है कि दोनों जो क्रोमोसोम्स का है सिस्टम। अच्छा, आपको शायद मुझे पता हो, शायद आप लोगों को पता हो कि मियोसिस क्या प्रोसेस है, एंड अगर नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड बेसिकली क्रोमोसोम्स आप जान ही लो क्या है। देखो, जो बेसिकली हमारे रिप्रोड्यूसिव सेल्स होती हैं उनमें हाफ अमाउंट ऑफ DNA एंड हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जब वो एक मिलके जब वो जाइगोट बनाती हैं बेसिकली, तो वो उसके अंदर बराबर क्रोमोसोम्स आता है। अगर ऐसा हो कि दोनों 46 अगर ह्यूमन का एग्जांपल लें तो दोनों 46 लेकर आएंगे तो क्लैश हो जाएगा, और ऐसा नहीं होता, नहीं अलाउड होता। दोनों एंड करेंगे डबल ऑफ के साथ, तो डबल के साथ नहीं चाहिए, 50-50 चाहिए, ठीक है। तो मियोसिस का प्रोसेस था छोटा सा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेसिकली इसमें क्या प्रोसेस है कि दोनों वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ये है कि दोनों का क्रोमोसोम्स आता है मैच होके, या तो XY आ जाएगा या तो XX आ जाएगा, ठीक है। एंड वही होता है जैसे कि प्लांट में होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। 28th पे आते हैं। 28th क्वेश्चन बहुत आसान है। प्लास्टिक कप वेयर यूज्ड टू सर्व टी इन अ ट्रेन एट द अर्ली डेज. These could be returned at the vendor, cleaned and refused. Later cullards were used at the instead of plastic cups. Now paper cups are used for serving teas. What are the reason of shifting from the plastic to कुल्हड़ and then finally to paper cup? देखो, जो प्लास्टिक था वो तो हार्मफुल है, वो तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कुल्हड़्स की बात करें तो कुल्हड़ जो थे, देखो एक जो तुम अगर वो पढ़ोगे इंग्लिश की NCERT, तो उसमें बताया गया कि 80 करोड़ कप चाय डेली पी जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर 80 करोड़ कप चाय पी जाएगी डेली और 80 करोड़ कुल्हड़ डेली लगेंगे, 80 करोड़ कुल्हड़ जो होते हैं, ठीक है। कुल्हड़ बेसिकली चाय पीने के लिए होता है, मिट्टी का बना होता है, ठीक है, ये आप जान लो। तो अगर हम उसका टॉप सॉइल का इतना बुरा इस्तेमाल करेंगे, पूरा टॉप सॉइल ही खत्म हो जाएगा अगर आप ऐसे कुल्हड़ बनाने लगे, खूब सारे कुल्हड़, ठीक है। तो पूरा टॉप सॉइल की जो खत्म होने लगी, तो इस प्रॉब्लम के कारण ही प्लास्टिक कप भी हटाए गए, कुल्हड़ भी हटाया गया। फिर हम आए एक नए, जैसे इवोल्यूशन तरह का हुआ है, ठीक है, चेंज हुआ है। अब हम आ गए हैं नन अदर देन अपने पेपर कप्स। तो पेपर कप्स बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं एंड बेटर होते हैं एक तरीके का, ठीक है, बेटर तरीके की सर्विंग देते हैं। 29 की बात करते हैं। 29 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ द यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। ये पूरा डायग्राम है, पूरा किस तरीके है आपको पता है। यूरिन की प्रोड्यूक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होती है, नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, आपको वहाँ से एंड पता होगा कि किस तरीके होता है प्रोसेस, किस तरीके होगा आपको पता है। पहले तो फिल्ट्रेशन होगा, इस लार्जर इंटेस्टाइन से आएगा, फिल्ट्रेशन होगा बेसिकली, पानी का अलग, जो पानी वाला ब्लड अलग है, एंड लाइक द वाटर एंड लाइक अदर पार्टिकल्स आर अलग, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो आपको ये सब अलग अलग करके बताना है। इसको आपको पहले तो इलेबोरेट करना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से, अगर 3 मार्क्स का है तो आपको तो और अच्छे से बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब धीरे सेशन एंड करने की बारी आ रही है। 30th क्वेश्चन को देखते हैं। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, जैसे बेसिकली क्या है ना कि आपको उसमें एक एक स्टेप को बताना होगा। मैं तो कहूँगा आप इसको पॉइंट वाइज कर दो और 6 पॉइंट लिख के आओ, डायग्राम बना के आओ, फुल मार्क्स, ठीक है। 30th क्वेश्चन में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब जो रिएक्शन को जो हीट एब्जॉर्ब करे, ना कि हीट इवॉल्व करे, ठीक है। तो ये यार एंडोथर्मिक, उल्टा है एक्सोथर्मिक। वेयर डिकम्पोजिशन ऑल्सो हैपेंस, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन में? बिकॉज हीट तो वो निकलती, हीट तो लगेगी ही लगेगी। इसके जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसमें आपको कोई ना कोई एनर्जी की जरूर होती है, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन के लिए ब्रेक डाउन होता है ना बेसिकली, तो आपको ये वो याद रखने लायक है। तो एंडोथर्मिक जहाँ पे, वहाँ पे डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखने लायक है किसमें, रेस्पिरेशन आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक होता है। तो रेस्पिरेशन तो बिल्कुल नहीं है। तो लेड नाइट्रेट, ये बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस करता है, बेसिकली ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। और अगर हम बात करें एक और चीज़ की, तो वो है एसिडिफाइड एंड इलेक्ट्रोलिसिस, एसिडिफाइड वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस भी जो तो होता है एसिडिफाइड वाटर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड दीज आर द टू। सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट ओपन इट टर्न्स ग्रे, इलस्ट्रेट विद द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपको इलस्ट्रेट करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको याद होगा। ये कहाँ पे होता है आपको पता होगा, बेसिकली ये डिकम्पोजिशन में होता है।
डिकम्पोजिशन में होता है, ठीक है। एंड आपको ये याद रखने लायक है, एंड ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है और बताना है कि सिल्वर क्लोराइड सन में जब आप रखते हो तो ग्रे में कैसे बदल जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है स्ट्रेट विद एन एग्जाम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओपन रखते हो जो, ठीक है। 31st क्वेश्चन को देखते हैं। 31st क्वेश्चन है विच, ठीक है, टेबल शो कि विच एलिमेंट इज मेटल इन द विद वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 के साथ कौन सा मेटल है। यहाँ पे सबका नाम नहीं दिया गया है, मेटल नहीं है, सोडियम पोटेशियम ऐसा नहीं है, ABCD दिया गया है। तो पहली बात तो वो मेटल बताइए जिनकी वैलेंसी 2 हो। तो वैलेंसी 2 देखो, वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल में जो होती है उसे वैलेंसी बोलते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ पे होगा ग्रुप से पता चलता है कि वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। ग्रुप में पता होगा, ग्रुप जैसे मान लीजिए सबके में अगर लास्ट 2 2 2 2 होगा, 1 1 1 ना होगा, तो वो फर्स्ट ग्रुप का होगा या सेकंड ग्रुप का होगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर बात करें, अब तुम कहोगे कि ठीक है तो 13 14 में क्या होता है, तो उसमें 10 10 ऐड करते चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे डी की बात करिए, ठीक है। तो डी इज द एलिमेंट विच हैज 2 बिकॉज आई हैव एज आई टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना, तो ये डी होगा। अब बात करते हैं विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव, इनमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ये रहा, जो सबसे ऑफ कोर्स नोबल गैस रिएक्ट ही नहीं करता बिकॉज इट हैज अटेन्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबल गैस तो बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो ये सी इसका हो गया। एंड अगर बात करें थर्ड, आउट ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। देखो ई का स्मॉलर एटॉमिक रेडियस होगा, क्यों, क्योंकि दैट हैज बीन इंक्रीज्ड इन द ग्रुप नंबर, ओके। सो इसका ई आंसर हो जाएगा। किस तरीके बन गया है इसका आंसर, आपको पता है इसका आंसर होगा ई बिकॉज इट हैज इंक्रीज्ड इन द ग्रुप नंबर, ओके। इंक्रीज ग्रुप है, ग्रुप नंबर में आगे है, तो इसी हिसाब से आपने तीनों का आंसर दे दिया, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का है ना, हाँ 3 नंबर का है। 32nd क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एट द नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20 एंड क्लोरीन इज 17, ठीक है। व्हाई डू एन आयोनिक, ठीक है। तो 32nd क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें आपको पहली बात तो फॉर्मेशन बतानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो आप ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखिए पहले तो। अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप कई सारे पहले तो ले लीजिए कंपाउंड, जैसे आपने क्लोरीन ले लिया एंड ऐसे कई सारे आप ले लो, पहले तो NaCl ले लो, CaCl ले लो, ऐसे करके बहुत सारे ले लो, CuCl बहुत सारे हैं, ठीक है। सब ले लो, सबको बनाओ, सबको सीखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और फिर आयोनिक कंपाउंड के बारे में नीचे मैं PDF दे देता हूँ, उसमें आप पढ़ लेना है आयोनिक कंपाउंड होता क्या है और वो क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी अगर पढ़े हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात, तो कोई टेंशन तो हमें लगता है ही नहीं इस क्वेश्चन में। 33rd क्वेश्चन पे आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज रिस्पेक्टिव इन द एयर इज दिस एंड डायमंड। ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद होगा, रिस्पेक्ट ऑफ U एंड V एंड G, ठीक है, ग्लास एंड एयर। उसी तरीके यहाँ पे पानी और उसका है। इन विच मीडियम डज द लाइट मूव्स फास्टर, वाटर और डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, तो लाइट जो मूव करेगी फास्टर वो वाटर में होगा यार, वाटर में मूव करेगी क्योंकि उसकी लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो दिस हैज़ लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तुम चुन लो किस में होगा। अब आ गए हैं हम अपने लास्ट सेक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो करते हैं ब्राइन की। तो ब्राइन क्या होता है बेसिकली, ब्राइन होता है समथिंग न्यूट्रलाइज्ड होता है, 7 होता है pH इसका, ठीक है। मैच pH हमको मैच करना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया क्या होता है बेसिकली, मैग्नीशिया का बहुत pH बहुत हाई, pH वैल्यू हाई होती है, 13 होती है, 13 के आसपास, तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे। गैस्ट्रिक जूस समझ लो, मतलब जो स्टमक के अंदर हो। स्टमक में pH कम ही है, तुम्हें बताया मैंने, एसिडिक मीडियम, केवल जो बाइल पिगमेंट है उसको छोड़ के, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिकली 1, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो गया। अब बचा क्या, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये 10 हो जाएगा। और ये मैचिंग करेक्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिस मैचिंग इज करेक्ट बिकॉज आई हैव पुट देम अकॉर्डिंग टू देयर pH वैल्यू, सही है। फिर अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक एंड एडिंग बेकिंग सोडा टू द केक बैटर, ठीक है। तो आगे क्या है, कुछ है इसमें कुछ। एक्सप्लेन विद द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा, मेंशन एनी 3 यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के आपको यूजेस लिखने हैं, बेकिंग सोडा बैलेंस्ड इक्वेशन वो बतानी है बेकिंग सोडा की, NaNA है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके कई सारे ये हैं कि बेकिंग सोडा बनाने के, पहली बात तो पकौड़े वकौड़े बनाने का काम आता है। और अगर हम बात करें तो कई सारे एक्सटिंग्विशर, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको याद होगा, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे हैं यार। 5th क्वेश्चन को देखो तो ट्रेस द चेंज दैट टेक प्लेस इन द फ्लावर गैमेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। देखो इससे आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक्सप्लेन करना है। क्या है एक्सप्लेनेशन की, आपको पहले तो एक कोई पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट से या उसी प्लांट से सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। पहले पॉलन ग्रेन गिरेगी स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से क्या होगा, स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन पहले तो होता है, वो 11th में आपको पढ़ेंगे उसके बारे में, 11th या 12th में बेसिकली। फिर क्या होता है, फिर आपके फिर जो
पॉलन ग्रेन होता है जो आपके स्टिग्मा पे गिरा होता है, वो स्टाइल के थ्रू अपनी एक पॉलन ट्यूब बनाता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू वो ओवरी के अंदर जाता है, ओवरी के थ्रू वो ओव्यूल में जो कुछ फीमेल गैमेट्स हैं उनके साथ मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, एंड फर्दर व्हाट हैपेंस इज दैट जितने भी ये पेटल हैं और ये सारे हैं स्टिग्मा सब फॉल ऑफ हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो जो ओवरी होता जो ओव्यूल जो है ओवरी वो एक फ्रूट बनने लगता है, एंड जाइगोट के साथ जैसे फीमेल और मेल का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद वो पूरा ओवरी एंड लाइक फर्दर फिर क्या होता है, फिर वो एक फ्रूट बन जाता है, फ्रूट बनने के बाद फिर आपको पता ही है कि वो एक सीड मतलब वो एक फ्रूट सीड वट एवर इट इज, अंदर का जो हार्ड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो ले लें तो मैंगो के अंदर हार्ड होता है तो वो ओव्यूल होता है, हार्ड वाला पार्ट, सॉफ्ट वाला पार्ट जो होता है वो ओवरी होता है, वो पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन दिया, जितना बुक में लिखा है वो सब एक्सप्लेन कर दिया, पूरा बता दिया है, तो इसी तरीके आप इसमें पूरा ट्रेस करके लिख दें, पूरा मार्क्स मिलेगा। ट्राई करना कि पैराग्राफ में ना लिखो, पॉइंट में लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा। इन द गिवन सर्किट ABCD द लैम्प आर बीइंग कनेक्टेड इन द बैटरी फॉर 60 वोल्ट। इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ सर। हाँ ठीक है, तो मैंने सॉल्व किया सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तो पहला क्वेश्चन उसी हिसाब से मैं पढ़ के आपको आंसर बताता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन हैव बीन सीन इन द लैम्प इन द अरेंजमेंट, सीरीज और पैरेलल। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो तुम वोल्टेज नहीं करंट डिवाइड हुआ है, तो करंट कहाँ डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, वोल्टेज नहीं करंट डिवाइड होता है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर द करंट इज डिवाइडिंग, तो करंट डिवाइड होगा तो पैरेलल होगा, तो पैरेलल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैरेलल, ठीक है, आप यहाँ पे पैरेलल मार्क कर दोगे। सेकंड वाले पे आते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ एनी अदर टू कॉम्बिनेशन ऑफ द लैम्प। क्या एडवांटेजेस है, देखो सीरीज में होगा तो एक गैजेट खराब होगा तो सारे गैजेट खराब हो जाएंगे, पैरेलल में होगा तो एक गैजेट खराब होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सब जो तुमने पढ़े हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो आप यहाँ पे लिखोगे। पहला भी करेक्ट आपका हो गया, दूसरा भी करेक्ट हो गया आपका, इस तरीके से। फिर थर्ड पे आते हैं। एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विद द लैम्प ग्लो द ब्राइटेस्ट। कौन सा ग्लो करेगा, ब्राइटेस्ट। तो मैंने कैलकुलेशन की, तो जिसकी पावर सबसे हाई होगी वो सबसे ज्यादा बढ़िया ग्लो करेगा, ठीक है। तो सबसे बढ़िया, सबसे पावर सबसे, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद सबसे बढ़िया जिसका आएगा आंसर वो होगा सी इसका आंसर होगा, ठीक है। बिकॉज सी विल ग्लो द ब्राइटेस्ट, बिकॉज उसकी पावर सबसे हाई होगी, पावर सबसे अच्छी आएगी, ठीक है। सी विल ग्लो द ब्राइटेस्ट, ठीक है। लीस्ट, ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके से अब आपका ये भी सही हो गया, थर्ड भी, फोर्थ भी आते हैं। फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अरे यार, टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 और जितने R आते जाएं, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी कर लोगे। और फिर क्या, इसी के साथ हमने अपने पूरा, जैसा आपने कहा था हमसे पोल के थ्रू कि हमें पूरा का पूरा साइंस का पेपर सॉल्व करना होगा, हमने सॉल्व किया एंड आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। एंड द पेपर वॉज वेरी वेरी लेंदी। मैंने आपको बहुत ज़्यादा फास्ट होकर एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आएगा। And this was my all wishes for you, and I hope you all perform very well, and please support Geography Genius as we will provide you all the quality content of education which is required. मेरा ये मानना है कि जितने भी बच्चे, जितने भी लोग हैं who are not able to get the study material, उन्हें मैं study material पहुंचाऊं, ठीक है। So this was all from my side, and मैंने आपको सेवल पेपर सॉल्व कराया and I hope आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching, and I hope everything and every concept are clear.